हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनेशिया। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो इलेक्शन सीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है और हमारे सिविल सर्विसेज एग्जाम से लेके जिस भी एग्जाम्स के अंदर जीएस, जनरल स्टडीज़, जीके के सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। और वो इंडियन पॉलिटी का एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको ये याद दिला दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस द बेल आइकन, और आपको उसके साथ साथ नई अपडेट्स जो हमारी वीडियोस आती रहेंगी हर एक एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट अस बिगिन। देखिए, एंटी डिफेक्शन के लिए समझना ये जरूरी है कि डिफेक्शन क्या होता है। जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर अपनी पार्टी बदलता है या दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसे डिफेक्शन कहते हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक देश में इंडिविजुअल के पास ये आज़ादी ज़रूर होनी चाहिए कि वो अपनी पार्टी चेंज कर सके, लेकिन उसके ऊपर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन या लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है और इसी के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था। डिफेक्शन का मतलब पार्टी चेंज करना और एंटी डिफेक्शन का मतलब उसके अगेंस्ट काम करने के लिए कोई कानून बनाना। ये एंटी डिफेक्शन का जो लॉ है, इसके द्वारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलएज यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो स्टेट लेवल पे असेंबलीज और पार्लियामेंट में सेंट्रल लेवल पे एमपीज, इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है डिफेक्शन करने पे। डिफेक्शन एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बदलाव लेना। मान लीजिए मैं बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया, उसके बाद मैंने अपनी पार्टी बदल दी, बीजेपी से रिजाइन करके कांग्रेस में चला गया। इस चीज को रोकने के लिए ही ये एंटी डिफेक्शन लॉ आया था। इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संविधान में भी ऐड किया गया और जिसके लिए ये 10th शेड्यूल इसमें ऐड किया। तो हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स, 12 शेड्यूल्स हैं, उनमें से 8 शेड्यूल्स ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, उसके बाद 4 शेड्यूल्स और ऐड हुए। 10वां शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो हम इसके बारे में आज एनालिसिस कर रहे हैं। यह जरूरत क्यों महसूस हुई कि एंटी डिफेक्शन लॉ होना चाहिए? यह जरूरत आई 1967 इलेक्शन के बाद। गयालाल, इनका नाम है गयालाल, और इनके नाम पे एक कहावत पड़ गई, आया राम गया राम। गयालाल हरियाणा के अंदर एमएलए थे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, और हरियाणा में जब वो होडल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुने गए, उन्होंने अपनी पार्टी बदली, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 15 दिनों के अंदर। सबसे पहले वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, फिर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट ज्वाइन किया और फिर यूनाइटेड फ्रंट से वापस इंडियन नेशनल कांग्रेस गए और फिर दोबारा, यानी कि काउंटर 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 डिफेक्शन करके चले गए। इन्हीं की तरह बाकी कई सारे स्टेट्स में कई सारे एमएलएस के द्वारा यह देखा गया कि इलेक्शन जीतने के बाद कोई ना कोई लालच, कोई ना कोई प्रलोभन देके, कोई ना कोई बेनिफिट का वादा करके पार्टीज अपनी पार्टी की तरफ दूसरी पार्टी के एमएलएस को बुला लेती थी। और इससे फायदा क्या होता था उनको? अगर किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं बन पाती थी तो वो दूसरी पार्टी के एमएलएस को अपनी पार्टी में बुलवा के मेजॉरिटी ले आते थे और सरकार बना लेते थे। लेकिन इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ यानी 10th शेड्यूल आया। ये 10th शेड्यूल क्या कहता है? एक एमएलए या एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ असेंबली, 3 कंडीशंस में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। पहली कंडीशन, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, यानी कि अगर वो बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, उसका वॉलंटरली गिव अप कर देना अपनी पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप। दैट मीन्स इफ ही और शी रिजाइन्स फ्रॉम दैट पॉलिटिकल पार्टी। और सेकेंड इज कि अगर उस पॉलिटिकल पार्टी ने उसे वोट करने के लिए कहा है किसी भी बिल या रेजोल्यूशन के बारे में, तो हम पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली के अंदर बिल या रेजोल्यूशन लाए जाते हैं, उनके लिए पार्टी की तरफ से निर्देश आता है, डायरेक्शन आता है कि आपने इस फेवर में या इसके अगेंस्ट वोट देना है। अगर आप उस निर्देश के, डायरेक्शन के अगेंस्ट वोट देते हो या वोट देने से मना करते हो, तब भी वो डिफेक्शन में गिना जाएगा कि आपसे ये बोला जाएगा कि आपने लॉयल्टी नहीं दिखाई पार्टी को। इस सिनेरियो में क्या होगा? आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। कहां से डिस्क्वालीफाई किया जाएगा? फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एमपी और एमएलए। तो एमपी या एमएलए की जो पोस्ट है वहां से आप डिस्क्वालीफाई होगे। आपकी पार्टी से आपको नहीं निकाला जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप अपनी पार्टी से निकाले जाएं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कई बार हम वोट
अपनी पार्टी के हिसाब से नहीं देते, लेकिन रिजाइन तो नहीं कर रहे हैं हम पार्टी से, तब भी एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होगा उस एमपी या एमएलए के ऊपर। दूसरा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या इंडिपेंडेंट मेंबर्स जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं होते, अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं, ऐसा प्रोविजन भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर कोई इंडिपेंडेंट एमएलए या एमपी बनता है तो चुने जाने के बाद वो कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं बन सकता। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाता है तो उसको एंटी डिफेक्शन के अंडर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ये बात आपने याद रखनी है। तीसरा, नॉमिनेटेड मेंबर। नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं? राज्यसभा में एग्जाम्पल देता हूं, 12 ऐसे मेंबर होते हैं राज्यसभा में जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। इनका चुनाव नहीं होता, इनका इलेक्शन नहीं होता, इनको प्रेसिडेंट अपनी तरफ से नामांकन देके नॉमिनेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रंजन गोगोई साहब जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको राज्यसभा का नॉमिनेटेड मेंबर बनाया गया। ये नॉमिनेटेड मेंबर अगर चुने जाने के 6 महीने के अंदर अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, आई रिपीट, आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड, if the nominated member joins any political party within 6 months, then he will not be disqualified। तो इसका मतलब नॉमिनेटेड मेंबर के पास 6 महीने का टाइम है, वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है अगर वो चाहे, लेकिन 6 महीने के बाद वो ऐसा करेगा तो एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। अब मैं ये टर्म क्यों यूज कर रहा हूं कि वो एंटी डिफेक्शन के अंदर हो सकता है, ये मैं आपको कुछ समय में बताने वाला हूं। अब एक्सेप्शन भी होती है इस रूल की, जो ये कानून बना है, 10th शेड्यूल ऐड हुआ है, उसमें एक्सेप्शन भी है 2। एक एक्सेप्शन है स्पीकर। तो लोकसभा में स्पीकर होता है, वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन की पोजीशन होती है। अगर लोकसभा या राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, यानी कि स्पीकर या चेयरमैन, ये लोग अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं, इलेक्ट होने के बाद, अपॉइंट होने के बाद इस्तीफा दे देते हैं, तब इनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग नहीं चल सकती। वो इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि स्पीकर की जो पोस्ट है और चेयरमैन की जो पोस्ट होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, तो वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर सकते हैं। दूसरा, अगर 2/3 मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी से इस्तीफा देके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पार्टी ए के, 10 एमपी हैं एक पार्टी के, वो उनमें से अगर 7 मेंबर, 7 आउट ऑफ 10 मेंबर्स वो अपनी पार्टी से इस्तीफा देके पार्टी बी ज्वाइन कर ले, 7 आउट ऑफ 10 मेंबर पार्टी बी ज्वाइन कर ले, तो ये 2/3 से ज्यादा हो गया इनकी पार्टी में, है ना। 10 में से 2/3 6.66, तो 7 आउट ऑफ 10 इज मोर। अगर ऐसा होता है, यानी कि मास डिफेक्शन होती है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर नहीं आता, उसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती। देखिए, ये एक प्रॉब्लम आपको नजर आ रही होगी एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ। यही तो हमने डिस्कस करना है कि इस कानून के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर आपने किसी को एंटी डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई करवाना होता है तो आपको ये एप्लीकेशन एज एन एमपी डालनी पड़ती है। किसके पास? या तो लोकसभा के स्पीकर के पास या तो राज्यसभा के चेयरमैन के पास। ये ओम बिरला साहब है, स्पीकर है लोकसभा के, और ये राज्यसभा के चेयरमैन है। अगर स्टेट की बात करूं तो स्टेट में जो विधानसभा का स्पीकर होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर होता है, उसके पास ये आपने एप्लीकेशन डालना है। और ये दोनों फाइनल अथॉरिटी होते हैं, आखिरी फैसला की डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इन्हीं के हाथ में होता है। लेकिन आखिरी फैसला इस देश में कभी भी किसी और अथॉरिटी के पास नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के अलावा। ये इस देश का कानून ऐसा बना है और इसको मॉडिफाई किया गया है। तो 1993 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी किहोटो होलाहान केस में, और उसने कहा कि ये जो डिसीजन है इनका, ये फाइनल नहीं है, इसके ऊपर हमारे पास आके आप रिव्यू भी ले सकते हो, यानी कि आप अपील भी कर सकते हो। तो फाइनल डिसीजन वैसे तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर इन दोनों के पास है, बट अपील आपके पास अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट के पास। हर एक हाउस में, लोकसभा में, राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में रूल्स बनाए गए हैं कि आप किस तरीके से एंटी डिफेक्शन के लिए डिस्क्वालिफिकेशन करेंगे। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर खुद अपनी मर्जी से कभी भी किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करता जब तक उसके पास किसी एमपी या एमएलए के खिलाफ एप्लीकेशन नहीं आती, कंप्लेंट नहीं आती, वो खुद से किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करता है। ये आपने ध्यान देना है। और फाइनल डिसीजन में उसको मेंबर को मौका जरूर देना है कि वो अपनी
बात रख सके। ये तो हर जगह कानून में लिखा होता है कि मुजरिम को सजा देने से पहले उसको अपने आप को एक्सप्लेन करने का मौका मिलना चाहिए। क्रिटिसिज्म, इस कानून की बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुई है, वो इस वजह से क्योंकि ये इफेक्टिव नहीं रहा है हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने में। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब एमएलएस और एमपीस का व्यापार, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना। प्रॉब्लम क्या है इसके बीच में? पहली प्रॉब्लम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरली भी हमें पता होना चाहिए, डिसेंट और डिफेक्शन के बीच में डिस्टिंक्शन। अगर मैं एक एमपी हूं और मैं किसी एक मुद्दे के ऊपर अपनी पार्टी से अलग सोचता हूं, विपरीत सोचता हूं, तो मुझे ये हक होना चाहिए, ये राइट होना चाहिए कि मैं वही वोट करूं जो मेरा दिल कह रहा है ना। लेकिन यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट पे मेरी पार्टी सही नहीं है तो मैं आवाज भी नहीं उठा सकता, तो उसको भी डिफेक्शन माना जाता है। तो ये एक पॉइंट है, हमने पढ़ा क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। इररेशनल डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड मास डिफेक्शन, ये भी हमने पढ़ा कि अगर मैं अकेला डिफेक्ट करता हूं तब तो मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग होगी, लेकिन 10 में से 7 अगर एमपी डिफेक्ट करते हैं, दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं होगी। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। नो प्रोविजन फॉर एक्सपल्शन फ्रॉम पार्टी और एक्टिविटी आउटसाइड लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर, लोकसभा के बाहर अगर मैं किसी तरह का मिसकंडक्ट करता हूं तो उसको लेके ये कानून बिल्कुल शांत है। चौथा, नॉमिनेटेड और इंडिपेंडेंट मेंबर्स के साथ ये भेदभाव कैसा? अगर नॉमिनेटेड मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है तो इंडिपेंडेंट क्यों नहीं कर सकता? तो ये जो इररेशनल डिस्टिंक्शन बनाया हो इस कानून ने वो थोड़े अजीब है। एक और प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग पावर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास क्यों है, स्पीकर के पास क्यों है? हम जानते हैं इंडिया की डेमोक्रेसी में जो स्पीकर की पोजीशन होल्ड करता है वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का ही मेंबर होता है। वो रिजाइन नहीं करता है अपनी पोजीशन से, वो तो उसको ऑप्शन दिया गया है कि यू मे रिजाइन, पर रिजाइन नहीं करता है। अगर वो पॉलिटिकल पर्सन है तो वो पॉलिटिकल पार्टी के निर्देश अनुसार ही काम कर रहा होगा, और अगर वो न्यूट्रल पार्टी नहीं है तो फिर वो न्यूट्रल अनबायस्ड तरीके से जजमेंट कैसे कर सकता है? ये चीज भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक और प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूंगा, कितनी देर में डिसाइड करना है डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला, फाइनल डिसीजन कितनी देर में लेना है, ये कोई भी इस कानून में मेंशन नहीं। तो स्पीकर को चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, कितने भी सालों तक वो बैठा रह सकता है एप्लीकेशन के ऊपर। तो ये है ना ड्रॉबैक बहुत बड़ा। हम अभी एग्जाम्पल में आपको क्यूरियस केस ऑफ मणिपुर दिखाता हूं। तो रीसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि किसी भी स्टेट में जाओ, किसी भी राज्य में जाओ, आपको डिफेक्शन के केसेस देखने को मिलते हैं, और इसको हैंडल करने में एंटी डिफेक्शन लॉ बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं रहा है। राजस्थान में हमने देखा कि एक तरफ सचिन पायलट के सपोर्टर जो एमएलए थे वो कह रहे थे कि हम अलग होना चाहते हैं, हम दूसरी पार्टी बनाना चाहते हैं, और उस वक्त उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स लाई गई। फिर हम देखते हैं मणिपुर का केस, मणिपुर को तो मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम होती है वहां पे। कर्नाटका में हम देखते हैं कि एक पार्टी के एमएलए जो हैं वो अपनी पार्टी से रिजाइन नहीं करते, बट वो अपनी एमएलए की पोजीशन से रिजाइन कर देते हैं, और जब वो एमएलए की पोजीशन से रिजाइन करते हैं तब उनके खिलाफ नहीं हो सकता एंटी डिफेक्शन। तो ये एक प्रॉब्लम है ना, यू आर रिजाइनिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एमएलए बट यू आर नॉट रिजाइनिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ योर पार्टी मेंबर। आप एमएलए से रिजाइन करते हो और क्या करते हो उसके बाद, दोबारा इलेक्शन जब आते हैं आप लड़ सकते हो, क्योंकि आप तो डिस्क्वालीफाई हुए नहीं हो। एक और चीज, मुकुल रॉय कोलकाता के अंदर, इन्होंने भी ऐसे ही डिफेक्शन किया, बीजेपी से एक लड़े, सीट जीते वेस्ट बंगाल असेंबली में, टीएमसी ज्वाइन कर ली। तो ये जो इशू है, जब ये डिस्क्वालिफिकेशन के इश्यूज आते हैं तो क्योंकि स्पीकर के पास इतनी पावर है, स्पीकर के पास इतना टाइम है, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। मणिपुर में 2017 में बीजेपी ने सरकार बनाई थी, और वो सरकार कैसे बनी थी, कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए थे उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली थी। 7 ऐसे एमएलए थे, 7 एमएलए हु हैड चेंज देयर पार्टी। लेकिन क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में स्पीकर डिसाइड करता है कि डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है, स्पीकर जो था बीजेपी का था। अब स्पीकर बीजेपी के था तो इसलिए पिटीशन आए डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कि दीज एमएलएज शुड बी डिस्क्वालीफाइड, लेकिन स्पीकर ने उसको पेंडिंग में रख दिया। इतनी देर तक पेंडिंग में रखा कि केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली थक हार के मणिपुर असेंबली के स्पीकर को 3 महीने का समय दिया कि आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये डिसाइड कर लो कि इनको डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। तब भी मणिपुर के स्पीकर ने कोई फैसला नहीं लिया, और देश के इतिहास में तब पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने
एक एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया एंटी डिफेक्शन के अंदर, जबकि ये पावर होती है स्पीकर के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास कोई और रास्ता नहीं बचा, क्योंकि स्पीकर अपना काम नहीं कर रहा था। तो मणिपुर असेंबली के स्पीकर ने एडहियर नहीं किया टाइमलाइन। मार्च 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया एक एमएलए को। तो ये चीज आप देख रहे हो कि ये ड्रॉबैक्स इतने सारे हैं इस कानून के साथ कि ये अप्लाई सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? कुछ तरीके, कुछ रास्ते जो है अलग अलग कमिटीज ने, इवन इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किए हैं। ये दो पहले रास्ते हैं, तरीके हैं। ये रिकमेंडेशन आई थी दिनेश गोस्वामी कमेटी की। दिनेश गोस्वामी कमेटी बनी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने के लिए, इलेक्शन में रिफॉर्म्स करने के लिए। उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन सिर्फ तभी होनी चाहिए अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान कोई एमपी एमएलए आपकी पार्टी के विरुद्ध जाए, खिलाफ वोट करे। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अगर आपकी सरकार गिरने वाली है, क्राइसिस सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन है, सिर्फ उसी टाइम पे उसकी लॉयल्टी देखनी चाहिए, हर एक छोटे मोटे टॉपिक पे नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू और पार्टी का कुछ और। दूसरा, डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन जो होना चाहिए वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास होना चाहिए और उसमें इलेक्शन कमीशन को इन्वॉल्व करना चाहिए। अब एमपी या एमएलए जो डिस्क्वालीफाई होते हैं ना, वो डिफेक्शन के अलावा भी कई कारणों की वजह से होते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पे आप वीडियो देखें तो वो भी मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। लेकिन अगर किसी और रीजन की वजह से एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई होता है, वहां पे इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को अगर वो एमपी है, गवर्नर को अगर वो एमएलए है। तो वैसा ही सिस्टम यहां पे भी होना चाहिए, ऐसा दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा। तीसरा, पहले से जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ संगठन बनाया हुआ है, कोलिशन बनाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अलग अलग जब इलेक्शन होते हैं उससे पहले डिसाइड कर लिया जाता है कि दो पार्टीज इकट्ठे लड़ेंगी, तो उन दोनों पार्टीज को एक पार्टी ही समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि उन पार्टीज में से किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में बंदा चला जाए। मान लीजिए ए और बी दो पार्टीज ने इलेक्शन से पहले डिसाइड कर लिया हम अलायंस बनाएंगे, हमारी मिलीजुली सरकार होगी अगर हम चुनाव जीते। तो अगर चुनाव के बाद बी पार्टी से कोई बंदा ए पार्टी में जाए तो उसे डिफेक्शन नहीं गिनना चाहिए। ये भी है। इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल बना दो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप एक इंडिपेंडेंट अलग से जुडिशियल सिस्टम बनाओ जो डिसाइड करे और उसको टाइम लिमिट दे दो कि 3 महीने में, 6 महीने में तुमने फैसला सुनाना है। नहीं तो मणिपुर जैसा हाल हो जाएगा कि अब दूसरी बार चुनाव आने को है लेकिन पुराने डिस्क्वालिफिकेशन वाले केसेस पेंडिंग पड़े। डिफेक्टर्स को पब्लिक ऑफिस यानी कि आगे जाने वाले फ्यूचर में 10 साल, 6 साल, 5 साल के लिए किसी भी तरीके की पब्लिक पोस्ट, चाहे वो मिनिस्टर की पोस्ट हो चाहे पार्टी में, उससे बैन कर देना चाहिए। बैन क्यों? ताकि आप डिस्करेज करें डिफेक्शन को। और ये जो प्रॉब्लम होती है कि हम लोगों ने किसी को वोट दिया है, किसी पार्टी को वोट दिया है, बाद में सरकार किसी और की बन जा रही है, ये चीज ना हो। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक एंड करते हैं। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।